ईद उल अज़हा का आखिरी दिन भी गुजर गया। कुर्बानियों की खुशबू, गलियों की रौनकें, अपनों से मुलाकातें, सब कुछ मामूल की तरफ लौट रहा है। लेकिन जैसे ही ईद की हलचल खत्म हुई, मुल्की सियासत में एक नई हलचल ने सर उठा लिया। गिलगित बल्तिस्तान की बर्फानी वादियों से आने वाली खबर ने सियासी पारा हाई कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन इंतखाबी माहौल उस वक्त मजीद कशीदा हो गया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान समेत दीगर रहनुमाओं को हुंजा से गिरफ्तार करने के बाद सूबा बदर कर दिया गया। दूसरी तरफ सियासत के साथ मईशत में भी हलचल के आसार हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने 5 जून को कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास तलब कर लिए हैं। वजीर खजाना कहते हैं अवाम पर कम से कम बोझ डालेंगे, जबकि राना सनाउल्लाह दावा करते हैं कि अगर जंगी हालात न बनते तो बड़ा रिलीफ पैकेज आता। इसी बजट के शोर में एक और बड़ी सियासी खिचड़ी भी पक रही है, जो मुजव्वजा 28वीं आईनी तरमीम की खिचड़ी है। पीपल्स पार्टी इन तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर रही है, लेकिन सियासी मुबस्सरीन कहते हैं कि जैसे 26वीं और 27वीं तरमीम पर आखिरकार हिमायत हो गई थी, वैसे ही इस बार भी असल फैसला आसिफ अली जरदारी करेंगे। और शायद इसीलिए मोरों में सदर जरदारी ने यह कहकर नई हम सब मिलकर बहस छेड़ दी है कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करें। ऐसे में सवाल यह है कि मईशत हो या फिर सियासत, मुल्क का नया सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है? क्या बजट के बाद सख्त मुआशी फैसले अवामी गुस्सा भड़काएंगे? क्या 28वीं तरमीम वफाक और सूबों के दरमियान नई जंग छेड़ देगी? और क्या तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात के बावजूद दोबारा सड़कों पर बड़ी तहरीक खड़ी कर पाएगी? सियासी मंजरनामा हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तारीख पर तारीख देती है, और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर जिस तरह उनके रहनुमाओं को सूबा बदर कर दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी स्पेस कम होती हुई दिखाई दे रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह हिकमत अमली भी नहीं है। क्या ईद के बाद अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावे कर रही थी कि हम कोई बड़ी मूवमेंट भी कर सकते हैं या कोई एहतजाज भी कर सकते हैं, क्या कोई सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है, या सिर्फ ये बढ़के के ही हैं? मौजूदा सेटअप को कोई खतरा तो है नहीं? देखिए, कुछ दिन पहले एक सियासी जमात जिसने खुद को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए रजिस्टर करवाया, उसका नाम था गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। वो सियासी जमात रजिस्टर हुई और हर सियासी जमात की तरह उसने इलेक्शन कमीशन से निशान मांगा अपनी मर्जी का, और उसने पोलो मैन का निशान मांगा और इलेक्शन कमीशन ने वो निशान उसे दे दिया क्योंकि वो अवेलेबल था। तो पोलो मैन का निशान दे दिया गया। जब टिकट जमा करवाने थे तो उससे एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सियासी जमात के साथ गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया, और पीटीआई ने फैसला किया, क्योंकि उनके पास अपना निशान तो था नहीं बल्ले का, तो उन्होंने फैसला किया कि वो पोलो मैन के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे ही पीटीआई ने ये फैसला किया और टिकट हासिल करने शुरू किए, तो फौरी तौर पर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने बगैर वजह बताए पोलो मैन का निशान वापस ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी को उसके निशान से महरूम कर दिया। मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी निशान पर इलेक्शन न लड़े और वैसा ही हो जैसे पाकिस्तान के इलेक्शन में हुआ था, और वहां पर भी लोगों को अलग अलग निशानात पर इलेक्शन लड़ना पड़े। किसी के पास घड़ा हो, किसी के पास कुर्सी हो, किसी के पास जूता हो, किसी के पास बैंगन हो। लेकिन ऐसा लगता है अब आज जो डेवलपमेंट हुई है, जिसमें जुनैद अकबर साहब और दीगर लोगों को सूबा बदर कर दिया गया, इससे ऐसा लगता है कि अभी भी निशान लेने से काम नहीं बना, जैसे 8 फरवरी 2024 को हुआ था। निशानात ले लिए गए, फिर भी लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले, उन्होंने वोट दिया, फिर फॉर्म 47 का सहारा लेना पड़ा। तो अब ऐसा लगता है कि अभी भी निशान लेने से काम नहीं चल रहा, इसीलिए पीटीआई के लोगों को कैंपेन भी नहीं करने दी जा रही। क्या होगा इससे? देखिए, जो हुकूमती जमातें हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन हार जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोगों के दिलों में एक और नाराजगी का बीज बोते हैं, आप लोगों को नाराज करते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे वोट की कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई से नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि तुम अपनी मर्जी और अपनी राय का इजहार कर सको। क्या इससे फ़र्क पड़ता है? इससे होता फिर ये है, इसका नतीजा ये निकलता है कि जो रियासत है और आवाम है, उनके ताल्लुक के दरमियान एक दरार आ जाती है। फिर हुकूमतें अवाम से कुर्बानी मांगती हैं कि मुश्किल वक्त है कुर्बानी दो, लोग कहते हैं जाओ हम नहीं देते। नहीं, लोग कहते हैं कि जब लोगों के कहने से असद साहब क्या फर्क पड़ता है? देखें ना, इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में भी जो मर्जी टैक्स लगा लें अवाम पर, अवाम वो देती है, वो जो है वो तमाम अहकामात भी मानती है। कहीं एहतजाज तो हमें नजर नहीं आता, तो फिर क्या हो जाएगा अगर यहाँ पर भी ऐसा हो गया तो? लेकिन देखिए ज़ौक़ साहब, गैर मकबूल हुकूमतें बहुत ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती। गैर मकबूल हुकूमतें हर गुजरते लम्हे के साथ रेत से मुट्ठी
जो मुट्ठी से रेत की तरह वो फिसल रही होती हैं। ज़्यादा अरसा नहीं चल रही होती क्योंकि अवाम में उनकी जड़ें नहीं होती। आप कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप देखिए पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हुए, लोगों ने उसको तस्लीम नहीं किया। बज़ाहिर आप कह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों ने तस्लीम नहीं किया। फ़र्क पड़ता है। 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही। आपको पता है 50 साल की लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है। सिर्फ $31 मिलियन यानी $3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में पिछले 10-11 महीने में, 1 साल में। तो आप सोचिए कि लोग क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो रियासत के साथ जुड़े हुए नहीं है, वो इस हुकूमत के साथ जुड़े नहीं हुए हैं। वो अपने वतन से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन वो इस हुकूमत पे एतमाद नहीं करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि लोग जो हैं ये जो आज की हुकूमत है ये अवाम के वोटों से मुंतखब होकर नहीं आई है। तो जब आप लोगों और हुकूमतों के दरमियान या सियासी जमातों के दरमियान तफरीक पैदा करें तो फिर यही होता है जो हो रहा है। अच्छा, मैं क्योंकि फरूख सलीम साहब को भी इंगेज करना चाह रहा हूँ मॉइशर से रिलेटेड, ऐसा सब कतकलामी की माजरत, लेकिन अगर वो जो कहा जाता है कि वो मकबूल जमात भी आ जाती तो क्या हल उसके पास भी था, उसने हल निकाला, या उसके पास अभी भी हल है? फिर तो यही होगा कि जो पत्थर वजीर आजम साहब ने अपने दिल पर रखा है पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हुए, जो वो अवाम अपने दिल पर रख लेगी, लेकिन हालात तो मुल्क ऐसे ही रहेंगे। क्या ये बदल सकते हैं?